तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे जोन में। क्या आपको पता है कि 80% ऑफ नेट पेपर वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आता है? तो इसलिए शुरुआत करते हैं हम आज के रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन एकेडमिक राइटिंग द एब्रिविएशन FN is used to represent कि FN एक एकेडमिक राइटिंग में किस चीज का एब्रिविएशन है, और ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोर नून ये कुछ नहीं होता। फुटनोट, फुटनोट होता है इसका एब्रिविएशन। FN का एब्रिविएशन, फुटनोट का एब्रिविएशन होता है FN। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फॉरवर्ड पेज नंबर और फॉलोइंग पेज नंबर। ये नहीं होता, ये एकेडमिक राइटिंग में यूज एब्रिविएशन नहीं होता। फुटनोट का एब्रिविएशन है FN। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। A variable that has a causal impact on another variable is called, ऑप्शन है हमारे। वैसे ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 में आया था। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हमें पहले ये देखना होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते किसे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका रिसर्च राइटिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके इफेक्ट का कोई कॉज नहीं होता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसका राइट आंसर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिसर्च में मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ता है अदर वेरिएबल्स पे। दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल नहीं होगा, और एक्स्ट्रानेरियस वेरिएबल भी नहीं होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 75 ऑब्जर्वेशंस आर 45 and 10 respectively. If 2 is added to each observation, the new mean and standard deviation will be, और ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2023 में। तो ये कह रहा है कि भाई 75 ऑब्जर्वेशन आर 45 and 10. If 2 is added to each observation, the new mean and standard deviation will be, अगर इसमें दो जोड़ दिया जाए तो नया आंसर इसमें क्या होगा। अब इसमें सबसे जानने वाली बात यह है कि इस वाले हिस्से में जो 10 है इसमें कभी भी दो नहीं जुड़ेगा। दो जुड़ेगा ये आगे वाले हिस्से में 45, तो आंसर हो जाएगा 47, और 10 का ही रहेगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आंसर इज 47 10 सी। ठीक है, क्योंकि इसमें सब में दो जोड़ दिया है, तो आंसर ये नहीं होगा, 47 10 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ रिसर्चर्स टू subtly and inadvertently affect the behaviors of participants in a study, obscuring the true effect of the independent variable is called, क्या कहा जाएगा। ये मार्च 2023 में आया था ये क्वेश्चन। पहले ये पूछ क्या रहा है, द टेंडेंसी ऑफ रिसर्चर्स टू स्टडी एंड inadvertently affect the behavior of participant in a study, obscuring the true effect of the independent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रू बिहेवियर क्या होगा जब रिसर्चर उसे बिहेवियर पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर के साथ मिलाएंगे, या पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या असर होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में जाना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें जो रिसर्चर है उस वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। प्लेसिबो इफेक्ट नहीं होगा,
ये दूसरी टर्म है। द हॉथर्न इफेक्ट भी नहीं होगा, ये भी दूसरी टर्म है। इवोल्यूशन एप्रीहेंशन इफेक्ट ये भी नहीं होगा। इसका होगा एक्सपेरिमेंटल बायस इफेक्ट, क्योंकि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे जो रिसर्चर है अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंटल बायस इफेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। the extent to which a measure yields the same scores across different times, group of people or version of the instrument is called, और ये क्वेश्चन आया था 2023 मार्च में, the extent of which a measure yield the same scores across the different times, groups of people or version of the instrument is called, अब ये रिलायबिलिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और प्रिडक्टिव वैलिडिटी। तो इसका आंसर कंटेंट वैलिडिटी नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं हो सकता, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वैलिडिटी वर्ड आ रहा है जो इसमें यूज नहीं होगा। वो जानना चाह रहा है डिफरेंट टाइम ग्रुप ऑफ पीपल वर्जन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को अगर आसान भाषा में गए तो कितने लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा रिलायबिलिटी, मतलब वो इतना रिलायबल है कि यील्ड द सेम स्कोर आएगा अक्रॉस डिफरेंट टाइम्स, ग्रुप ऑफ पीपल और वर्जन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज रिलायबिलिटी, कि डिफरेंट टाइम पे अगर हम उसे यूज करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में यूज करेंगे, तब भी आंसर सेम आ जाएगा। इट मीन्स रिलायबल है। मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास में पढ़ाया था कि रिलायबिलिटी, उस पर रिलाय कर सकते हैं कि उसका आंसर सेम ही आएगा, चाहे हम डिफरेंट टाइम्स में करें या डिफरेंट ग्रुप्स में करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ये मार्च 2023 में आया था क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन, स्नोबॉल सैंपलिंग इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैंपलिंग। ठीक है। दूसरी है, स्नोबॉल सैंपलिंग इज हेल्पफुल व्हेन पार्टिसिपेंट बिलोंग टू हार्ड टू रीच ग्रुप। अब मैंने अपने लेक्चर्स में स्नोबॉल सैंपलिंग बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है। जब जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी रिसर्च में या स्टडी में रेफर करते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स को, उसे कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। अब इसके अकॉर्डिंग जो स्नोबॉल सैंपलिंग इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैंपलिंग, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो गई आपकी गलत। ये रैंडम सैंपलिंग नहीं है। ये कौन सी सैंपलिंग है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कही जाएगी। इट्स नॉट अ रैंडम सैंपलिंग, इट्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सैंपलिंग तो पहली स्टेटमेंट है गलत। स्नोबॉल सैंपलिंग इज हेल्पफुल व्हेन पार्टिसिपेंट्स बिलोंग टू हार्ड टू रीच ग्रुप, ये सही है। तभी तो रेफर करेंगे कि भाई उसके तक पहुंचा नहीं जा सकता, तो जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स है उन्हीं से रेफर करवाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो कौन सा है हमारा आंसर होना चाहिए? बोथ वन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये गलत होगा। बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, ये भी ऑप्शन गलत होगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये भी गलत होगा। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, when the subject of a researcher change or improve their behavior not due to changes in experimental stimulus, it is called, सितंबर 2022 में क्वेश्चन आया था ये, कि जो सब्जेक्ट है रिसर्च का वो चेंज और इम्प्रूव कर लेता है अपने बिहेवियर को नॉट ड्यू टू चेंज इन एक्सपेरिमेंटल स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है कि वो जो आपको चीज दी जा रही है उसका मतलब होता है स्टिमुलस, कि किस तरह का आपको बढ़ावा दिया जा रहा है। इट इज कॉल्ड, तो इसमें कौन सा आएगा आपका आंसर? द हॉथर्न इफेक्ट।
हॉथरन इफेक्ट, तो ये एक फैक्चुअल आंसर है जिसका आंसर है द हॉथरन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेंट क्या करता है, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है क्योंकि उसे पता होता है या उसे पता चल जाता है कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, किसी एक्सपेरिमेंट के लिए या किसी रिसर्च के लिए उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे आपको अगर ऑब्जर्व किया जाएगा कि आपको कोई देखा है और आपके ऊपर रिसर्च हो, आपके ऊपर लिखना जाना है, तो आप अच्छे अच्छे काम करोगे। तो इसे कहते हैं हॉथरन इफेक्ट। जब पार्टिसिपेंट चेंज कर लेता है अपने बिहेवियर को, जब उसे ये पता चल जाता है कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। और बाकी तीन जो है ये रिसर्च में नहीं आते, तो तीन नहीं होंगे। आंसर इज ए, द हॉथरन इफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाइपोथेसिस दैट इज ऑल्टरनेटिव टू नल हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंटेड एज। सितंबर 2022 में क्वेश्चन आया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मैंने अपने लेक्चर में करवा भी रखा है कि हाइपोथेसिस जीरो कब होती है, जब दो वेरिएबल्स में कोई रिलेशन या इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट जीरो होता है। हाइपोथेसिस वन को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जब दो वेरिएबल्स में इफेक्ट या रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हाइपोथेसिस वन। ये दोनों चीजें यहाँ पे किसी काम की नहीं है। बी हाइपोथेसिस वन, ये मैंने अच्छी तरीके से कहा। हाइपोथेसिस ये होता है जब दो वेरिएबल, जैसे ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग में अगर दोनों ही स्टूडेंट का जो परसेंटेज है, जो उनका आउटकम्स है, वो 100%, दोनों का 100% आ रहा है और दोनों में कोई चेंज नहीं है, ऑनलाइन वालों में ऑफलाइन, तो हाइपोथेसिस जीरो हो जाएगा क्योंकि देयर आर नो चेंजेस बिटवीन द टू वेरिएबल्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। हाइपोथेसिस वन तब होगा जब किसी एक में या तो ऑफलाइन वाले ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं या ऑनलाइन वाले ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो वो हो जाता है हाइपोथेसिस वन विच इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब दो वेरिएबल्स में कोई इफेक्ट होता है, कोई चेंज होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वे रिसर्च इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। नवंबर 2021 का क्वेश्चन है, सर्वे रिसर्च इनमें से किस पे बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सर्वे रिसर्च क्या है। सर्वे में क्या होता है कि आप जाते हो, इंटरेक्ट करते हो लोगों से। ठीक है, तो क्या बढ़ाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म बढ़ाता है सर्वे रिसर्च। कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है नहीं, क्योंकि आप कोई नया काम नहीं कर रहे, बस आप क्या कर रहे हो, नॉलेज को या डाटा को गेन कर रहे हो। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इसका आंसर नहीं होगा। हेमन हरमैन्यूटिक्स ये भी नहीं होगा क्योंकि ये रिसर्च वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आता। इंटरप्रेटिविज्म ये भी नहीं आता। पॉजिटिविज्म, इसका आंसर होगा पॉजिटिविज्म। क्यों? क्योंकि जब लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, उनके बारे में जानते हो, तो आपका एक सोशल वॉलफेयर बढ़ता है और एक पॉजिटिविज्म आता है आपके अंदर। तो इसका आंसर होगा डी, पॉजिटिविज्म। रिसर्च, सर्वे रिसर्च पॉजिटिविज्म में बेस्ड है। नेक्स्ट आता है, विच सेंटेंस कैन नॉट फिट इनटू द AEIO फ्रेमवर्क। अब सबसे पहले हम इस AEIO को समझेंगे कि AEIO होता क्या है। ठीक है, तो AEIO एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसमें ए का मतलब है ऑल, ई का मतलब है नॉट, आई का मतलब है सम और ओ का मतलब है सम नॉट। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें नो सॉल्ट हैज आयोडीन। अब इसमें देखना है कि विच सेंटेंस कैन नॉट, पहले हमें आंसर को भी, क्वेश्चन को भी ध्यान रखें, कैन नॉट फिट इन दिस फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क में कौन सा सेंटेंस फिल नहीं हो रहा। नो सॉल्ट हैज आयोडीन, इसमें नो वाला कंडीशन आ रही है, ये फिट हो रहा है। द सॉल्ट ऑन द टेबल हैज आयोडीन, ऑल सॉल्ट हैज आयोडीन, ऑल की कंडीशन आ रही है इसमें, ये भी फिट हो रहा है। सम सॉल्ट, सम की कंडीशन आ रही है, ये भी फिट हो रहा है। द सॉल्ट ऑन द टेबल हैज आयोडीन, ये नहीं है, तो आंसर होगा ये बी, क्योंकि ये इसमें फिट नहीं हो रहा। हमारा क्वेश्चन क्या है, विच सेंटेंस कैन नॉट फिट इनटू द AEIO फ्रेमवर्क। तो आंसर इज बी, द सॉल्ट ऑन द टेबल हैज आयोडीन। इसमें नो, ऑल, सम नहीं आ रहा, तो आंसर होगा आपका बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च characteristics and select your answer from the codes
गिवन ब्लो, ये क्वेश्चन आया था जून 2019 में। तो सबसे पहले हमें जानना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन कौन से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट रिसर्च क्वेश्चन, ये नहीं होगा। स्टेटिंग द पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चन इन ब्रॉड वे, ये होगा। कलेक्टिंग डाटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये होगा थर्ड। कलेक्टिंग न्यूमेरिक डाटा इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये नहीं होगा। यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिंग लार्जर मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग, ये भी होगा। अब पहले ध्यान से सुन लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया था, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या नहीं होगा, क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन, क्वालिटेटिव में ये नहीं होता है। और आपका कौन सा नहीं था, कलेक्टिंग न्यूमेरिक डाटा, क्वालिटेटिव में न्यूमेरिक डाटा नहीं होता। न्यूमेरिक डाटा किस में होता है, क्वांटिटेटिव में, जहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही हो। तो आंसर है सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ। तो इसमें से सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ का है, पहला ही है ए, सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ, दिस इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। द पैराडिज्म ऑफ, पैराडिज्म भी बोल सकते हैं, पैराडिज्म भी बोल सकते हैं, ऑफ रिसर्च विच फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ऑफ द रिसर्चर प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड। सबसे पहले इसको देखिए, ये थोड़ा बोलने में मुश्किल है। पैराडिज्म भी बोल सकते हैं, पैराडिज्म भी बोल सकते हैं ऑफ रिसर्च विच फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, जो रिसर्चर है और जो प्रैक्टिशनर है उसकी क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट पे ध्यान देना को क्या बोलते हैं। दिसंबर 2018 का, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके वर्ड में थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, प्योर रिसर्च नहीं आएगा, क्योंकि प्योर रिसर्च में आप सिर्फ एक फैक्ट के ऊपर काम करते हो। अप्लाइड रिसर्च, जब आप किसी चीज़ के ऊपर अपने बनाए हुए रूल्स को अप्लाई करते हो, अपनी बनाई रिसर्च को अप्लाई करते हो, तो ये भी नहीं आएगा। एक्शन रिसर्च इज द बेस्ट ऑप्शन और राइट आंसर, क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक्शन करोगे तभी आप फोकस कर पाओगे डेवलपमेंट पे। जब आप कुछ करोगे, एक्शन का मतलब करना, जब किसी एक्शन करोगे तभी आपका डेवलपमेंट होगा एज अ प्रैक्टिशनर और रिसर्चर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। 2018 दिसंबर में क्वेश्चन आया था कि कौन से रिसर्च को बेस्ट स्टेटमेंट है, रिफ्लेक्ट करते हैं। रिसर्च मीन्स चैलेंजिंग द स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो, क्योंकि रिसर्च हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए, नॉलेज करने के लिए, डायग्नोस के लिए और वाले में आ जाएगा चेंज के लिए। तो फर्स्ट आएगा, सही है। एंड चलते हैं हम अपने दूसरे में। रिसर्च इज एन एंड्यूवर टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, सिर्फ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन नहीं होता रिसर्च का मतलब कलेक्ट करना। रिसर्च इज द सिंथेसाइज ऑफ डिडक्टिव एंड डिडक्टिव प्रोसेस, ये सिंथेसाइज करना मतलब उसे तोड़ के देखना एक एक फैक्ट को, ठीक है। और रिसर्च मीन्स प्रोवाइडिंग वंस एजर्शन एंड बिलीफ, नहीं होगा, बिलीफ के लिए रिसर्च पे काम नहीं किया जा सकता। रिसर्च इज अ केयरफुल रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड स्टडीज, केयरफुल रिव्यू नहीं, रिसर्च का मतलब रिव्यू नहीं होता। रिसर्च का मतलब नई चीज़ को, चाहे वो नई नॉलेज हो, उसे प्रपोज करना या किसी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए प्रपोज करना होता है, तो ये भी नहीं होगा। रिसर्च इज अ क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज, जैसे मैंने बताया था नॉलेज, तो ये होगा। तो आंसर है फर्स्ट, ये कौन सा है, थर्ड और सिक्स। तो कहा है फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स, ये सी, फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द सेट ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजी। साइक्लिक नेचर एक्शन रिसर्च का बताती है कौन सी ये चीज़ें। ये जून 2019 में आया था ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं।
रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान और एक्ट। रिफ्लेक्ट पहले आ गया, रिफ्लेक्ट लास्ट में आता है, तो ये नहीं आएगा, गलत है। ऑब्जर्व, एक्ट, रिफ्लेक्ट और प्लान, यहाँ पे प्लान लास्ट में डाल दिया, प्लान पहले आएगा, ये भी गलत है। एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये भी गलत है, ये सही था, प्लान पहले आएगा। डी, पहले प्लान करेंगे फिर एक्ट करेंगे फिर उस एक्ट को ऑब्जर्व करेंगे और उसे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप फोकस ऑन एमिलोरेटिंग द प्रीवेलिंग सिचुएशन। नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, तो पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है। प्रीवेलिंग सिचुएशन, अभी की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो रिसर्च की जाती है। पहला आता है इसमें फंडामेंटल रिसर्च, नहीं आएगा। फंडामेंटल में जो बेसिक नॉलेज है उसे हम गेन करते हैं। अप्लाइड रिसर्च, किसी चीज को अप्लाई करना, नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट करना, ये भी नहीं होगा। आंसर है सी, एक्शन रिसर्च, एक्शन लेना। जैसे कोविड-19 आया था, जैसे कोविड-19 आया था उस पर एक्शन लिया गया, उस रिसर्च को उसे कहते हैं एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट a wider spectrum of ideas and issue may be made possible। नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, कौन सी रिसर्च में वाइड एरिया ऑफ आइडियाज को पॉसिबल किया जाता है। स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज यानी बहुत सारे आइडियाज, तो कौन सा होगा? बहुत ही आसान सा इसका आंसर है, क्योंकि वाइड एरिया, और वाइडर एरिया कब होगा? रिसर्च आर्टिकल, ये तो कुछ इसमें इससे रिलेटेड है ही नहीं, गलत होगा। वर्कशॉप मोड, ये तो कुछ है ही नहीं, ये भी गलत है। सिंपोजिज्म, ये भी नहीं है। कॉन्फ्रेंस, राइट आंसर इज कॉन्फ्रेंस। जब आप कॉन्फ्रेंस करते हो, डिबेट करते हो, तब नए नए आइडिया लोग जब के पास सबके पास आते हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस होती है ना कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, इस टॉपिक पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और आइडियाज पता चलते हैं, वाइडर रेंज ऑफ आइडियाज पता चलते हैं। तो आंसर इज दिस, कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू explore the possibility of their enhanced participation in school program. This endeavor may be related to which type of research? अब इसमें टीचर और स्टूडेंट्स को एक साथ पार्टिसिपेट किया गया है, किसके लिए? किसके लिए? इनहेंस के लिए, यानी इम्प्रूव करने के लिए। और जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की बात आएगी वो होती है आपकी एक्शन रिसर्च। जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की बात आती है टू एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ठीक है, वहां पे हमेशा एक्शन रिसर्च आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था। एक्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोकस ऑन एमेलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। जहाँ पे भी सिचुएशन की बात आएगी वो एक्शन रिसर्च में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इन ऑर्डर और इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ये फिर से स्टेप्स वाला क्वेश्चन आ गया कि एक्शन रिसर्च में कौन कौन से स्टेप लगते हैं। रिफ्लेक्ट, इसमें वही आ गया, गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, पहले हो चुका है, यही आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 19, इन द क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर में बी कंसीडर्ड क्रिटिकल। जून 2016 का है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सा फीचर कंसीडर किया जाएगा क्रिटिकल फीचर। ऑप्शन है, अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया जाता है, उसमें फैक्ट ना कि न्यूमेरिकल्स। हर बात के पीछे की कहानी को जाना जाता है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स या सिर्फ नंबर्स को नहीं जोड़ा जाता है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें ग्राउंड लेवल से जो क्वालिटी है, जो बातें हैं, जो चीज़ें, उनको जोड़ा जाता है, सिर्फ न्यूमेरिक्स को। क्वांटिटेटिव की तरह सिर्फ डाटा को नहीं लिया जा सकता, पीछे की चीज़ों को, रीजंस को लिया जाता है, ग्राउंड लेवल से लिया जाता है। तो देखते हैं, डाटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज रिसर्च टूल्स। डाटा कलेक्शन आ गया, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। सैम्पलिंग डिजाइन विद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग क्या है? डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो भी नहीं आएगा इसमें।
डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप इंपिरिशियल एविडेंस। तो आंसर इसका ये होगा, सॉरी, आंसर इसका ये होगा, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्योंकि जब बॉटम अप इंपेरिशियल, बॉटम मतलब नीचे से बिल्कुल उसके रूट से किसी चीज को हम रिसर्च करते हैं, डाटा गैदरिंग टेक प्लेस विद टॉप डाउन सिंथेटिक एविडेंस, ये नहीं होगा, टॉप से नहीं करेंगे, जब हम बॉटम से किसी चीज की तह तक जाके करते हैं रिसर्च, उसे कहते हैं बॉटम अप। तो इसका आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is not true in the context of participatory research? Participatory research के context में कौन सी जो ये lines है वो true नहीं है? It recognize knowledge as power, ये है। It emphasizes people as experts, ये भी है। It is a collective process of inquiry, ये भी है, कलेक्टिव प्रोसेस उनका। इट सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, ये नहीं होगा, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज कतई नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, और आंसर इज डी। क्योंकि बाकी सब इसके जो बाकी है वो कॉन्टेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी रिसर्च का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमिनार, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है ये। It is a form of academic instruction. Characteristics of a seminar. It is a form of academic instruction. Seminar बिल्कुल होता है। It involves questioning, discussion and debate. बिल्कुल सेमिनार में क्वेश्चनिंग होती है, डिबेट्स होती है। और it involves large group of individuals. सिर्फ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करना नहीं होता। इट नीड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन, बिल्कुल स्किल्ड पर्सन की नीड होती है। तो आंसर इज थ्री। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसमें आएगा, थ्री नहीं आएगा, तो कौन सा हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ? डी। आंसर इज डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ अ रिसर्च आर करेक्ट? रिसर्च के रिगार्डिंग में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? 2015 का क्वेश्चन है, जून 2015 का। रिसर्च रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, बिल्कुल, फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन अ स्टेप बाय स्टेप। It is systematic, logical, and unbiased process where verification of hypothesis, data analysis, interpretation, formation of principle can be done. बिल्कुल ये भी सही है। It is an intellectual inquiry or quest toward truth. बिल्कुल ये भी सही है। It leads to the enhancement of knowledge. बिल्कुल ये भी सही है। तो all statements are true. तो आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Jean Piaget gave a theory of cognitive development of humans on the basis of his, बहुत ही टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ये क्वेश्चन आता है, और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और 2015 में भी ये क्वेश्चन आया गया। जीन पियाजे जो है वो एजुकेशनल और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने थियरी दी थी चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, कि जो चाइल्ड है वो कैसे डेवलप करता है। और कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब मैंने बताया था मेंटल, मेंटल मतलब दिमाग से जुड़ी हुई जो भी नॉलेज होती है उसे कहते हैं कॉग्निशन। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा, कौन से उस पर बेसिस थी ये? इवोल्यूशन रिसर्च। इवोल्यूशन रिसर्च तब होगी जब हमारे पास कोई डाटा होगा, उसे हमें इवेल्युएट करना है, तो ये आंसर नहीं आएगा। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च जब हमारे पास कोई चीज़ हो उसे एक्शन में लाना है, तो ये भी नहीं आएगा। अप्लाइड रिसर्च, जब हम अपनी रिसर्च को किसी पे अप्लाई करते हैं, नहीं ये भी नहीं आएगा। ये है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल मतलब, क्योंकि ये थियरी जो थी, ये थियरी जीन पियाजे ने दी थी
चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी जीन पियाजे ने ही दी थी, तो उनसे पहले कोई थ्योरी नहीं थी, तो ये फंडामेंटल थ्योरी थी। इसके बाद लोगों ने थ्योरी दी, तो ये फंडामेंटल रिसर्च आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द कंक्लूजन और फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशन। जून 2015 का क्वेश्चन है कि कॉन्क्लूजन और फाइंडिंग होती है किस तरह की रिसर्च में कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर। तो देखते हैं, कैजुअल कंपेरेटिव रिसर्च, इसे भी जनरलाइज किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये तो जनरलाइज करने के लिए बनी होती है कि मैं आपने एक्सपेरिमेंट किया किसी चीज़ को देखने के लिए कि भाई ये सही है या नहीं है। ठीक है, हमें देखना है टाइप ऑफ विच कैन नॉट बी, पहले हमें क्वेश्चन को भी ध्यान, कैन नॉट बी जो जनरलाइज नहीं की जा सकती। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, पुराने डाटा को या फिर किसी पुरानी नॉलेज को हम डिस्क्रिप्ट करते हैं, लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हिस्टोरिकल रिसर्च को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, तो आंसर इसका हिस्टोरिकल रिसर्च होगा। ये सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड होती है, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बेस्ड होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन प्लानिंग टू डू अ सोशल रिसर्च, इट इज बेटर टू, दिसंबर 2004 का क्वेश्चन है कि किसी सोशल रिसर्च को प्लान करने के लिए क्या बेटर है। अप्रोच द टॉपिक विद एन ओपन माइंड, अप्रोच द टॉपिक विद एन ओपन माइंड, नहीं होगा। डू अ पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इनटू इट, बिल्कुल होगा। पहले हमें थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए, एक स्टडी कर लेनी चाहिए बिफोर गेटिंग स्टक इनटू, उसमें जाने से पहले। तो आंसर होगा बी। दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी फैमिलियर विद द लिटरेचर ऑन द टॉपिक, ये ठीक, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर ये होता, लेकिन ये नहीं होगा। फॉरगेट अबाउट थ्योरी बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल, ये नहीं होगा। आंसर होगा इसका बी। When academicians are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topics or a set of topics of education nature, it is called, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं उसे, सेमिनार कहते हैं, वर्कशॉप कहते हैं, या सिंपोजियम कहते हैं। When academicians are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topics or a set of topics of education nature, it is called, क्या कहते हैं उसे, जब बहुत सारे एकेडमिक लोग मिलते हैं और लेक्चर डिलीवर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस को, उसे क्या कहते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम कहेंगे, नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है ना, ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये आंसर नहीं होगा। सेमिनार इसका आंसर होगा, सेमिनार में यही होता है, सब अपना अपना वो देते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि वाइड एरियाज ऑफ आइडिया मिलते हैं वहाँ पे, तो सेमिनार इज द राइट आंसर। दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। वर्कशॉप, वर्कशॉप में क्या होता है, वर्कशॉप नहीं होगा इसका आंसर। वर्कशॉप में तो आप जाओगे वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जीबिशन आपको मिलेंगे। नया वर्ड आता है सिंपोजियम। सिंपोजियम क्या होता है, सिंपोजियम होता है सेमिनार की तरह होता है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन दी जाती है, और वहाँ पे आप अपने आइडियाज नहीं दे सकते। सेमिनार की तरह होता है लेकिन छोटा होता है, ठीक है, शॉर्ट। सिंपोजियम का मतलब ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च नहीं, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च नहीं, इम्पीरिशियल रिसर्च नहीं। इसका आंसर होगा एक्शन रिसर्च। इमीडिएट एक्शन लेना है, मैंने अभी आपको बताया था, इमीडिएट एप्लीकेशन, एक्शन रिसर्च। ठीक है। विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है। टू रिव्यू द लिटरेचर, नहीं, मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा। टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, समराइज जो पहले से है उसे ऑलरेडी नोन, नहीं होगा इसका आंसर। टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, नहीं होगा। मैं तो सारे इसी के लिए रिसर्च करते हैं, लेकिन ये भी नहीं होगा। टू डिस्कवर न्यू फैक्ट और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट, राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज इन दिसंबर 2013, सॉरी
द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज इन, दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है कि फंडामेंटल रिसर्च कहाँ यूज होती है। बहुत ही आसान, एक्शन रिसर्च इसका आंसर नहीं होगा, मैं पहले पढ़ चुके हैं। एक्शन रिसर्च क्या होगा, इमीडिएट एक्शन के लिए। अप्लाइड रिसर्च, इसका सही आंसर है अप्लाइड रिसर्च। जब फंडामेंटल रिसर्च को हमें प्रूव करना है, उस पर काम करना है, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे जो हमारे पास फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च है। फिलोसफिकल रिसर्च ये इसका आंसर नहीं हो सकता। हिस्टोरिकल रिसर्च इसका आंसर भी नहीं होता है। अप्लाइड रिसर्च इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द पॉपुलेशन information is called parameter while the corresponding sample information is known as, population information is called parameter। तो while corresponding sample information को क्या बोलेंगे। दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए, नहीं। यूनिवर्स यानी यूनिवर्स, इन्फ्लुएंस मतलब लोग, सैम्पलिंग डिजाइन यानी सैंपल करने के लिए डिजाइन की कैसे है, इसका आंसर होगा डी, स्टैटिस्टिक्स। कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल इंफॉर्मेशन, सैंपल इंफॉर्मेशन मतलब डाटा, ठीक है, डाटा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 30 क्वेश्चन किए रिसर्च मेथड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आगे हम इसके बाद के 30 क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।